हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, जिधर देखो बांग्लादेश की चर्चा हो रही है। आज हम लोग ऐसे ही एक चर्चा पर बातचीत करेंगे जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि आगे आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध को किस नज़रिए से देखा जा सकता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बीते लगभग 15 वर्षों से भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध देखा गया, लेकिन एट प्रेजेंट जिस तरीके से बांग्लादेश में परिस्थितियों ने करवट ली है, वैसे में ये समझना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच का संबंध वैसा ही रहेगा जैसा कि पहले था, या फिर कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा सकती है। कुछ ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में जैसा तनाव लगातार देखा गया है, क्या वैसा ही तनाव भारत और बांग्लादेश के बीच भी शुरू हो जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर भारत को चिंता करनी चाहिए। और इन पूरी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए भारत के द्वारा क्या कुछ अपनी रणनीतियाँ देखी जा रही हैं, भारत किन किन रणनीतियों पर समझ विकसित कर रहा है, क्या भारत को करना चाहिए, इन सभी पहलुओं पर आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करेंगे। आगे हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि अवामी लीग को जहाँ बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल कर दिया गया, वहीं अंतरिम सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। और BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को लेकर के ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है आगे आने वाले समय में ये सत्ता की बागडोर संभाले। क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों पर आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आज से शाम में 6 बजे से एक महत्वपूर्ण अर्जुन बैच की शुरुआत हो रही है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको GS की संपूर्ण तैयारी बहुत ही एफोर्डेबल फी में मिल रही है। इसके लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। 27,999 रुपये में इस संपूर्ण पाठ्यक्रम का लाभ आप उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों ध्यान रखिएगा कि प्री 2025 और मेंस 2025 के मद्देनज़र आपके लिए इस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। साथ ही इसमें आपको 1000 प्लस घंटे की क्लासेस मिल रही हैं। CSET और ASE की पढ़ाई भी आपको इसी फी के अंतर्गत करवाई जा रही है। PT और मेंस के स्तर पर टेस्ट सीरीज की सुविधा आपको दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब समय धीरे धीरे बीत रहा है। अब आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है। इस लिहाज से आपको प्रॉपर वे में तैयारी करने में, प्रॉपर वे में आपको प्रैक्टिस करने में ये बैच आपके लिए बहुत अधिक सहयोगी हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज से इसकी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। आगे हम लोग बातचीत करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी कि बांग्लादेश में लगातार एक तनाव का माहौल भी देखा गया। अंतरिम सरकार का अब गठन हो चुका है मोहम्मद यूनुस जी के नेतृत्व में। दोस्तों, यहाँ पर जब हम बातचीत करते हैं कि आखिर बांग्लादेश में एट प्रेजेंट जो स्थितियाँ देखी गई और भारत के अन्य पड़ोसियों में कुछ वर्ष पहले कुछ ऐसी ही स्थितियां देखी गई थी, तो इनके बीच में क्या कुछ अंतर था? तो जी हाँ, बिल्कुल अंतर था। ये समझने की ज़रूरत है। जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, जहां पर अगस्त 2021 में सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां पर भी लोकतांत्रिक सरकार ही काम कर रही थी, लेकिन वहां पर की लोकतांत्रिक सरकार को बेदखल किया गया तालिबान के द्वारा। और तालिबान एक उग्रवादी संगठन है। वहां पर ऐसा नहीं देखा गया कि जो जनता है, जनता के द्वारा विरोध हुआ हो, ऐसा नहीं था। ठीक है जी। इसके पहले जब हम म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार में फरवरी 2021 में सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां पर लोकतांत्रिक सरकार को बेदखल किया गया और सैन्य शासन की स्थापना की गई। कह सकते हैं कि सैन्य तख्ता पलट किया गया। वहां पर भी जो म्यांमार की जनता है, इसने लोकतांत्रिक सरकार का विरोध नहीं किया था, और इन दोनों ही जगहों पर लोकतांत्रिक सरकार थी। गेटिंग इट? यहां पर ये बात समझिएगा। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी जो स्थिति है इन दोनों से थोड़ी अलग दिख रही है। कारण क्या है? बांग्लादेश में भी लोकतांत्रिक सरकार शासन कर रही थी शेख हसीना जी के नेतृत्व में, लेकिन जिस जनता ने इस सरकार को चुना था, उसी जनता के बहुत बड़े तबके के द्वारा विरोध किया गया, आरक्षण का विरोध किया गया। आरक्षण की नीतियों का विरोध जब किया गया तो फिर
यह जो विरोध है एक व्यापक रूप धारण कर लेता है और अंततः शेख हसीना को अपना पद त्यागना पड़ता है और भारत में शरण लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बांग्लादेश में जनता के द्वारा ही विरोध कर दिया गया और एट प्रेजेंट वहाँ पर एक अंतरिम सरकार का गठन एक नए सिरे से किया गया है और इससे यह अपेक्षा की जा रही है कि वह स्थितियों को संभालने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा अंतर है अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश की वे सत्ता परिवर्तन को लेकर के, इसे समझने की ज़रूरत है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व वर्तमान में किसे सौंपा गया है, तो जाने माने अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जी को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस संदर्भ में यदि हम भारत की प्रतिक्रिया की बात करें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भाई भारत के द्वारा इस मामले में ऐसा कोई भी निगेटिव स्टैंड नहीं लिया गया है। ऐसा हो सकता था कि भारत के द्वारा इसमें नकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाई जाए, है ना, ऐसी संभावना जताई जा सकती थी। भाई शेख हसीना ने भारत में आकर के शरण ली, है ना, तो निश्चित तौर पर एक तो मन में बात आती है ना कि अच्छा, जब शेख हसीना ने भारत में शरण ली तो भारत सरकार शेख हसीना का पक्ष ले रही है, और जब भारत सरकार शेख हसीना का पक्ष ले रही है तो मोहम्मद यूनुस जी जब शपथ ग्रहण करेंगे तो शायद भारत के द्वारा प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं किया जाएगा, भारत वहां पर नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी बधाई दी कि ठीक है, अंतरिम सरकार का हम स्वागत करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो भारत के दूतावास बांग्लादेश में है, वहां पर जो भारतीय दूतावास के जो उच्चायुक्त हैं, तो भारतीय उच्चायुक्त ने भारत के उच्चायुक्त ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। ये आप समझिए क्या है कूटनीति, ये है विदेश नीति। निश्चित तौर पर हमने शेख हसीना को शरण दिया, निश्चित तौर पर जो बीएनपी है वो एक तरीके से विरोध भी कर रही है कि देखिए हमारे एंटी को, हमारे दुश्मन को आपने शरण दिया है। और यहाँ तक कि बीएनपी के कुछ लोगों ने कहा भी कि आप खुद ही बताइए कि यदि आप मेरे किसी दुश्मन को समर्थन देंगे, मेरे किसी दुश्मन को आप शरण देंगे, तो आपकी और मेरे बीच का जो संबंध है वो ठीक रहेगा क्या, है ना। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि संबंध ठीक रखें। कुछ ऐसी ही बातें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के राजनेताओं के द्वारा हाल के समय में की जा रही हैं कि ठीक है, आपने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दिया है, ये आपका अपना अधिकार है, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आपने उसे शरण दिया है जो हमारा दुश्मन है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आपके और हमारे बीच में खटास की स्थिति तो पैदा हो ही सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी आप तय मान करके चलिए कि हमारा आपसे संबंध बैर वाला नहीं है, हम आपके साथ दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं। ये बातें बीएनपी की तरफ से अभी हाल के समय में आई हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मोहम्मद यूनुस साहब ने अंतरिम सरकार में शपथ ली, देन फिर भारत के द्वारा एक सकारात्मक स्टैंड यहाँ पर दर्शाया गया है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये भी समझेंगे कि बीएनपी की इस पूरे मामले में क्या कुछ परिस्थितियाँ दिख रही हैं, बीएनपी भारत से क्या कुछ अपेक्षा कर रहा है। चूँकि बीएनपी को यहाँ पर बहुत अधिक तवज्जो देने की आवश्यकता हो जाएगी भारत को, क्योंकि बीएनपी अब एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल पर यहाँ उभर रहा है। और हम लोगों ने पहले भी संभवतः डिस्कस किया है कि अवामी लीग का जो संबंध है भारत से वो ज़्यादा नज़दीक का माना जाता रहा है, बीएनपी का संबंध भारत से उतना नज़दीक नहीं माना जाता रहा है जितना कि उसका चीन से संबंध माना जाता रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कुछ जानकार, कुछ विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि ये जो एक एंटीसिपेशन है, ये जो एक अनुमान है कि भाई अवामी लीग का भारत के साथ में संबंध अच्छा रहा है, बीएनपी का भारत के संबंध में संबंध अच्छा नहीं रहा है, तो ये सोचना गलत है। दरअसल भारत
को अपनी रणनीति के हिसाब से काम करना चाहिए। भारत को बांग्लादेश के साथ में यदि संबंध बेहतर रखना है तो चाहे बीएनपी हो या अवामी लीग हो, भारत एक देश के साथ यदि संबंध बेहतर बनाना चाहता है तो बीएनपी भी हमेशा भारत के साथ में एक सकारात्मक संबंध बनाने की अपेक्षा करेगा। ये बातें बीएनपी के द्वारा और कुछ अन्य विशेषज्ञों के द्वारा भी की गई हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो आपको इंडिकेट किया वो यही कि बीएनपी भारत को अपना दोस्त समझता है। इसके अलावा इसने ये भी अपेक्षा की है कि हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच का जो द्विपक्षीय संबंध है वैसा ही बना रहे जैसा कि अभी तक बना रहा था, और इसे और नया रूप, इसे और बेहतर रूप हम देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बीएनपी ने यह भी अपेक्षा की है भारत से कि भारत को बांग्लादेश और बांग्लादेश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ कभी भी नकारात्मक तरीके से पेश नहीं आएंगे, हम आपके साथ वैसे ही पेश आएंगे, हम आपके साथ वैसा ही संबंध बनाए रखेंगे जैसा कि पहले से हमारा संबंध रहा था। तो ये सारी जो स्थितियां हैं यहाँ पर बीएनपी को लेकर के उभर रही हैं। अब आप इस बात को समझिए कि जब अवामी लीग की सरकार थी तो एक माइंडसेट बना हुआ था कि भारत और अवामी लीग एक अच्छे दोस्त हैं, तो ऐसे में भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है ये भी अच्छा रहेगा। और बीएनपी के साथ में, चूंकि बीएनपी एंटी इंडिया थिंकिंग रखती है, इसलिए भारत का बीएनपी के साथ में बेहतर संबंध संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन एट प्रेजेंट जो बीएनपी ने अपना मंतव्य दिया है इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और यदि बीएनपी भारत के साथ में संपर्क बेहतर रखना चाहता है, अंतरिम सरकार जिस तरीके से वर्तमान में काम करना शुरू कर रही है वैसे में अंतरिम सरकार जो भी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को फुलफिल कर रही है, तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के संबंध में एज सच कोई करवाहट नहीं आएगी और एज सच कोई फ्लक्चुएशन होने की संभावना नहीं रहेगी। और ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के साथ में जो आपसी ताना बाना है वह हमेशा बेहतर बना रहेगा। यही अपेक्षा भी की जा सकती है और यही आशा भी की जा सकती है। तो आज की चर्चा के जरिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि एट प्रेजेंट जो बांग्लादेश की स्थिति है वैसे में भारत आगे आने वाले समय में अपना क्या कुछ स्टैंड ले सकता है, और भारत को अपने राष्ट्रहित को मद्देनजर रखते हुए, अपनी विदेश नीति को मद्देनजर रखते हुए और अन्य कुछ समकक्ष पड़ोसियों के मद्देनजर, मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, चीन और पाकिस्तान के मद्देनजर बांग्लादेश के साथ में जो अपना संबंध है इसे किस तरीके से बुनने की ज़रूरत है, किस तरीके से इसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ये भारत से अच्छा और कौन समझ सकता है। और निश्चित तौर पर ये आशा की जा सकती है कि दोनों देश आगे आने वाले समय में अपने संबंध को और बेहतर बनाने पर बल देंगे। ठीक है, आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और महत्वपूर्ण चर्चा में। मुझे उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। साथ ही यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया, अर्जुन बैच की शुरुआत आज से शाम में 6 बजे से की जा रही है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कीजिए। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 27,999 रुपये में आप इस कोर्स की तमाम महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपनी जीएस की तैयारी को और शानदार तरीके से पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। और साथ ही यदि आप इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो फिर स्टडी IQ IAS के ऐप पर जाइए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इससे आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।